वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज के दौर में बैरून मुल्क तालीम सिर्फ एक ख्वाब नहीं है बल्कि हज़ारों पाकिस्तानी तलबा के लिए एक बड़ी ज़रूरत और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद बन चुकी है। हर साल हम देखते हैं कि बेशुमार नौजवान आला तालीम, बेहतर मौक़े या फिर बैनुल-अक़वामी तजुर्बे के लिए मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हैं, मगर इस सफ़र के साथ कई सवालात, खदशात और चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। कौन सा मुल्क बेहतर है, हमें कौन सा कोर्स चूज़ करना है, मुस्तकबिल में इसका क्या फ़ायदा होगा, स्कॉलरशिप्स कैसे मिल सकती हैं, फिर वीज़े का अमल कितना मुश्किल है और कितनी फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है भी या फिर नहीं, और सबसे अहम ये कि क्या कुछ उस चीज़ से हमें हासिल होगा जब वापस हम पाकिस्तान आएंगे, तो क्या पीछे भी हमारे पास कोई बैकअप होगा, क्या हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो कि जन्म लेते हैं जब कोई इंसान या फिर स्टूडेंट ये फैसला कर लेता है कि उसने बाहर जाना है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। इन्हीं पे बात करने के लिए इंजीनियर मोहम्मद जाबिर साहब हमारे साथ, आप कैरियर काउंसलर भी हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट भी हैं और सीईओ हैं पीटीई के। और सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल तो सर मैं ये करूँगा कि सबसे पहले तो हमें ये बताइए ना कि आजकल राइट नाउ 2026 में स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कौन कौन से ममालिक में जाते हैं और सबसे पुरकशिश ममालिक कौन से हैं जहाँ पे वो तालीम जाके हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में जिस वक्त ट्रेंड चल रहा है करंटली, या तो ऑस्ट्रेलिया का है, यूके का है। उसकी रीज़न ये भी है कि हमारे बड़े भी, आपको पता है कि पाकिस्तान से बहुत अर्ली एजेस में चले गए यूके के अंदर, कुछ को वीज़ाज़ मिल गए। ख़ास तौर पे अगर हम मीरपुर की बात करें, आज़ाद कश्मीर की, तो एक बहुत बड़ी वहाँ पे क्लास और तबका है वो यूके में रह रहा है। तो एक तो ट्रेंड ये लोग देखते हैं कि ऑलरेडी हमारे वहाँ पर दोस्त हैं, ऑलरेडी हमारे वहाँ पर रिलेटिव्स हैं, तो उनको देख कर भी लोग फैसला करते हैं। लेकिन फिर एक वो क्लास आती है जिसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, वो ये देखते हैं कि किस मुल्क में अफोर्डेबल फ़ी अवेलेबल है इंस्टीट्यूशंस में, प्लस वहाँ पर सेटलमेंट और सिटीज़नशिप कहाँ पर मिल सकती है। मतलब ये सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। एक आप अपने रिश्तेदार और दोस्त को देख के फ़ैसला करते हैं और दूसरा फ़ैसला आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख के करते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके की तरफ रुझान है करंटली पाकिस्तान के अंदर। बट यूरोप में भी अप्लाई करते हैं। अगर इन कंट्रीज़ की वीज़ा रिजेक्शन हो जाए या वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, दैन फिर उनकी सेकंड डेस्टिनेशन यूरोप होती है। सही। तो सर, आपने क्या कुछ एनालाइज किया इस हवाले से कि आजकल स्टूडेंट्स का रुझान बाहर की तरफ क्यों है ज़्यादा? क्या बेहतर मौक़े तलाश कर रहे हैं वीज़ा के हवाले से या फिर स्टडी के हवाले से? ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में क्यों नहीं है? अच्छा, दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है। एक ऑब्जेक्टिव है कि मैंने स्टडी करनी है, वहाँ पे जाके पढ़ना है। पाकिस्तान के अंदर शायद वो टेक कोर्सेज या यूनिवर्सिटीज़ या वो स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने सेटल भी होना है, यानी कि सेटल से मुराद ये है कि परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ की लेनी है, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है या सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना है। ये टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इनमें से एक क्लास तो वो है जो पढ़कर पाकिस्तान वापस आ जाती है और वो सर्व करती है। सेकंड क्लास वो है 20%। जी 20% बिल्कुल ऐसा ही है। और 80% वो हैं जिनका ख्वाहिश और ख्वाब यही है कि वहीं पर सेटल हो जाएं और विद फैमिली हो जाएं। तो वो फिर ऐसे कंट्री का इंतखाब करते हैं कि जहाँ पर स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो कंट्री उनको PSW दे। PSW कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को, कि जहाँ पर उनको लीगली इजाज़त होती है कि वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। वो यूके भी प्रोवाइड करता है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी प्रोवाइड करता है और यूरोपियन कंट्रीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। ये फर्स्ट सेटलमेंट की तरफ एक स्टेप होता है। सेकंड ये होता है कि वहाँ पर फिर वो जॉब ऑफ़र लेते हैं और स्पॉन्सरशिप लेते हैं किसी कंपनी की, जॉब उनकी एक्सटेंड होती है, फिर वो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाते हैं, फिर सिटीज़नशिप की तरफ जाते हैं। मतलब ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप स्टडी है, उसके बाद PSW है, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी और फिर सिटीजनशिप है। तो लोगों के दोनों अल्टीमेट गोल हैं, स्टडी के साथ साथ वहाँ पर ये तो पूरे पाकिस्तान का भी है। स्टडी के साथ साथ एक तो आपने वहाँ पे अपना रोज़गार का भी सिलसिला करना है ताकि पीछे से आप ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म कर सकें। अच्छा, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है जो कि इस वक्त आपको सुन रहा है जाबिर साहब, और उसने अपने आप को वो भी कह रहा है कि उसने स्टडी जाके अब्रॉड करनी है। सो उसको किन किन अवामिल को मद्देनज़र रखना चाहिए एक मुल्क का इंतखाब करने के लिए और उसके साथ साथ एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हुए? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ 5-6 पैरामीटर्स हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है जब आप प्लान करें स्टडी अब्रॉड के लिए। सबसे पहले तो स्टेप जो है वो स्टूडेंट प्रोफाइलिंग है। स्टूडेंट प्रोफाइलिंग के अंदर आप ये देखते हैं कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है और जो आप कोर्स को चूज़ करने जा रहे हैं, क्या वो मैच करता है या नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे ने MBA किया पाकिस्तान में मार्केटिंग के अंदर, अब वो अप्लाई कर रहा है MBA के लिए या मास्टर के लिए फाइनेंस के अंदर, तो कोर्स मैच नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आपने देखना है कोर्स मैच देखना है। फिर जो आपका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, क्योंकि लोग जॉब भी करते हैं यहाँ पर, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग भी करते हैं,
क्या वो आपका रेलिवेंट है, सब्जेक्ट के साथ मैच करता है या नहीं करता। स्टूडेंट प्रोफाइलिंग के अंदर आपने ये भी देखना है। फिर अप्लाई करते हुए किस कंट्री में देखना है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये होता है कि वहाँ की इंस्टीट्यूशन की फ़ी, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंस आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। फिर आपने ये देखना है कि जो डॉक्यूमेंट हैं क्या वो ट्रांसलेशन आपके पास अवेलेबल है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप जर्मनी में अप्लाई करते हैं तो जर्मन लैंग्वेज में आपके पास डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड होने चाहिए। इटली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इटालियन लैंग्वेज में होने चाहिए, तो ये ट्रांसलेशंस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। फिर जो मोफा है पाकिस्तान के अंदर, HEC है, उनसे डॉक्यूमेंट आपके रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। फिर आपका जो SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे हम बोलते हैं, वो क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कि जिसमें आप इंटेंट बताते हैं कि आपके आने की, इस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने, इस कोर्स को चूज़ करने की रीज़न है क्या, वो आप क्लियर करते हैं। फिर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है, यानी कि बिफोर अराइवल, आप जाने से पहले वहाँ पर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। वो ये देखती है कि ये बंदा यहाँ आना क्यों चाह रहा है, क्या ये फाइनेंस अपने अरेंज कर सकता है, लिविंग एक्सपेंस और अकोमोडेशन का इसको कोई इशू तो नहीं होगा, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर होना ज़रूरी है। PTE है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, या IELTS है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उसके अंदर उसके मार्क्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट या प्रोफिशेंट लेवल पे होना ज़रूरी है। अगर वो इन तमाम चेक्स का ख्याल रखता है और उसके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, देन उसको एप्लीकेशन प्रोसीड करनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई भी एलिमेंट वो फुलफिल नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली वीज़ा रिजेक्शन भी होगी और वो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो सारी इनिशियल स्टेज पे चीज़ें आ जाती है ना। जाबिर साहब, मुझे ये बताएं, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ कंसल्टेंसी ऑफिसेज, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता था कि मुझे हमें इस कोर्स के हवाले से बताएं कि कौन सा कोर्स बाहर इस कंट्री के लिए अवेलेबल है या फिर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। तो मैं चाहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया, UK का जिक्र किया, ऐसे अब इस डिजिटल दौर में कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स को करने चाहिए, और उसके ऊपर जैसे AI है बहुत ज़्यादा आजकल इन है, इससे रिलेटेड कि स्टूडेंट्स उसको चूज़ करें। 4-5 ऐसी फील्ड्स हैं जो इस वक्त इमर्जिंग भी हैं और डिमांडिंग भी हैं। प्रोफेशन के हिसाब से भी देखा जाए, तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और जॉब डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। एक तो AI की आपने बात की है जिसके अंदर मशीन लर्निंग आ जाती है, फिर डेटा साइंस आ जाती है, डेटा इंजीनियर आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं, ये सेकंड शोबा है। थर्ड फिर हमारे पास हेल्थ केयर आ जाती है, हेल्थ केयर के अंदर डॉक्टर्स आ जाते हैं, फिर इंजीनियर्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर के अंदर फिर साइबर सिक्योरिटी आ जाती है, नेटवर्किंग सिक्योरिटी आ जाती है। इन शोबों की डिमांड ना सिर्फ एजुकेशन के अंदर है बल्कि सेटलमेंट और सिटीजनशिप के अंदर भी सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट PR ऑफर की है अराउंड द वर्ल्ड, वो नवंबर में की और 10,000 कैंडिडेट्स को की है सर, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो अब मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क में सेटल होने के लिए, ख़ास तौर पे अगर हम UK और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं स्किल्ड वर्कर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। लोगों को इल्म नहीं है। मतलब मैं इसमें थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि अगर एक बंदा प्रोफेशनल है जिसकी पाकिस्तान में स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और वो समझता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है, तो 4 to 5 बेसिक स्टेप्स हैं। अगर वो मीट करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो उसको अप्लाई करना चाहिए। वो कौन से मैं गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखनी है कि जो आपका प्रोफेशन है या ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो ऑस्ट्रेलिया की ऑक्यूपेशन लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। नंबर 1 आपने ये चेक करना है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ पाकिस्तान में, तो डेटा साइंटिस्ट ऑक्यूपेशन सीलिंग में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है या नहीं, आपने फर्स्ट स्टेप में ये सर्च करना है। अगर वो अवेलेबल है, सेकंड स्टेप पे आपने अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है ऑस्ट्रेलियन की बॉडी से। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियर हैं, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है जो रेगुलेटरी बॉडी है, ऑस्ट्रेलिया इसको इंजीनियरिंग को देखती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया के नाम से। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी क्वालिफिकेशन इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया को भेजेंगे, वो उसको असेस करके बताएगी कि आपकी डिग्री हमारे मुल्क के अंदर वैलिड है और आप काम कर सकते हैं। एक अगर IT स्पेशलिस्ट है जिसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी है, वहाँ से टेस्ट करवाएगा। एक बंदे ने मेडिकल या नर्सिंग की हुई है, डॉक्टर है, तो वहाँ पे AHPRA है ऑस्ट्रेलिया की, मतलब वो रेलेवेंट करवाएगा। हाँ, इसी तरह जावेद साहब, क्योंकि थोड़ा सा वक्त कम है तो मुझे शॉर्टली ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या फिर आप यूरोपीय ममालिक में जाना चाहते हैं तो खर्चा कितना होता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? अगर तो स्टडी वीज़ा के लिए जाना है उसका एक्सपेंस डिफरेंट है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जा रहे हैं तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट्स 1 से 1.25 करोड़ की रिक्वायर्ड है। और अगर फ़ीस की बात और ट्रैवलिंग की बात करें जिसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, तकरीबन 40 से 45 लाख चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। UK की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट 70 से 80 लाख के दरमियान की चाहिए, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस और अकोमोडेशन कास्ट और फ़ी की बात करें तो वो 40 लाख तकरीबन रिक्वायर्ड होगा, और कनाडा का भी इतना ही है।
اگر آپ نے سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے جس میں سٹیزن شپ ہے, پرماننٹ ریزیڈنسی ہے, اس کے لیے تقریباً 15 سے 20 لاکھ کا آپ کو ایکسپینس آتا ہے, جس میں آپ کی ویزا فی بھی آ جاتی ہے, اسسمنٹ باڈی کی جو کاسٹ ہے فی وہ بھی انکلوڈ ہوتی ہے, ہیلتھ انشورنس بھی ہوتی ہے اور ٹریولنگ کاسٹ بھی سیٹلمنٹ ہوتی کے ہے. لیے آپ کی اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے؟ سیٹلمنٹ کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتی, اسٹڈی ویزا کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ انجینئر محمد جابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان ڈیٹیل ہم ڈسکشن کر رہے تھے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس کو اکثر اور بیشتر پرابلمس ہوتی ہیں کورس کے حوالے سے, جانا ہے بینک اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. طور پر آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.